हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराने जा रहे हैं चैप्टर सांख्यिकी। तो जैसा कि नाम है सांख्यिकी, यानी कि संख्या से कोई मतलब होगा इसका। ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपनी क्लास, आपकी क्लास के 20 बच्चों का अगर मैं वज़न नापूं तो हम लिखेंगे कि इस बच्चे का इतना वज़न है। मान लो एक बच्चे का वज़न है 36 किलोग्राम, एक बच्चे का वज़न है 38 किलोग्राम, किसी का 40 होगा, किसी का 42 होगा, किसी का 39 होगा। तो ऐसे 20 बच्चों के हमारे पास वज़न आ जाएंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे पास वज़न आया, किसी का 46, किसी का 42, किसी का 43, किसी का 36, किसी का 38, कोई हो सकता है कोई 34 किलोग्राम का हो। तो ये जो हमारे पास जो संख्याएं आई हैं, ये जो आंकड़े आए हैं, इनको एक सिंक्रोनाइज तरीके से किसी टेबलर फॉर्म में रखना, इसका संग्रह करना। ये जो संख्याएं हैं इनको तो बोलेंगे हम आंकड़े, और इन आंकड़ों को एक टेबल में रखना जिससे हमें उससे कुछ जानकारी प्राप्त हो। अब इन आंकड़ों का हम यूज़ आगे किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो ये जब हमने आंकड़े प्राप्त करे हैं, किसी का वज़न कितना, किसी का वज़न कितना, तो ये जो हमारे प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, ये इनको बोलते हैं आंकड़े। और ऐसा नहीं कि वज़न के लिए ही हम इसका यूज़ करते हैं। अगर मान लो अगर हम ये कहें कि वार्षिक परीक्षा में बच्चों के गणित में बच्चों के गणित में कितने अंक प्राप्त किए, तो किसी का हो सकता है 100 में से अंक मिले हैं, किसी को मिले 76, किसी को 50, किसी को 64, किसी को 68। तो ये जो नंबर आ रहे हैं आपके पास, ये सभी आंकड़े हैं। ठीक है। और इन आंकड़ों का हम संग्रह करते हैं टेबलर फॉर्म में, उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। यही सांख्यिकी है। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं सांख्यिकी के बारे में। अब आपने टेलीविज़न और समाचार पत्र में क्रिकेट का स्कोर बोर्ड अवश्य देखा होगा। इस स्कोर बोर्ड में पूरे खेल का ब्यौरा दर्शाते हैं। खेल में कौन कितने रन जीता या हारा, इस सूचना के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। खिलाड़ियों में किसने कितने रन बनाए और सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितनी गेंद में रन बनाए, कुल कितना समय लिया आदि के बारे में समाचार पत्र में प्रकाशित एक दिवसीय क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड नीचे दिखाया गया है। आप यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं और इस टेबल में क्या दर्शाया जा रहा है कि गेंदबाज ओवर कितने डाले, मेडन ओवर कितने रहे, दिए गए रन और लिए गए विकेट। यूजुअली अगर हम वनडे क्रिकेट मैच की बात करें तो उसमें 50 ओवर का मैच होता है और प्रत्येक खिलाड़ी जो बॉलर होते हैं वो 10-10 ओवर डालते हैं, मैक्सिमम 10 ओवर डाल सकते हैं। तो एक ये खिलाड़ी है ब्रेकन, इसने 10 ओवर डाले और 3 ओवर मेडन गए, यानी कि 3 ओवर वो होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती हैं, यानी कि 6-6 बॉल उसने 3 बार डाली। उसने 3 ओवर डाले और तीनों में कोई भी जो खिलाड़ी था, जो बैट्समैन था, वो एक भी रन नहीं बना पाए या दूसरी टीम, तो उसको मेडन ओवर कहते हैं। अब इसके 10 ओवर में दूसरी टीम ने 54 रन बनाए और विकेट लिए 2 इसने। और भी देख सकते हैं ब्रेटली है जिसने 10 ओवर किए और एक मेडन ओवर 58 रन और 1 इसने एक विकेट लिया। और ईशांत है, इसने 2 मेडन ओवर डाले निकाले और रन दिए 45 और 2 विकेट लिए। अब हमारे पास जब ये सारा डाटा आ जाएगा तो हम देखेंगे सबसे अच्छा बॉलर कौन था। इससे हमें इन आंकड़ों से हमें ये पता चलेगा जो बॉलर था सबसे अच्छा कौन सा था, जिसने कम रन दिए और अधिक विकेट लिए। तो यहाँ हमें दिख रहा है ब्रेकन ने 54 रन दिए, यानी कि सबसे कम रन दिए, और 2 विकेट ले लिए, और 3 मेडन ओवर, यानी कि 3 तो ओवर इसके ऐसे थे जिसमें कोई भी रन नहीं बना पाया। ऐसे ही अब हम यहाँ बल्लेबाज की अगर वो देखेंगे तो गंभीर ने 71 रन बनाए, 62 गेंद खेली और 55 मिनट तक वो खेलते रहे। सचिन ने 70 बनाए, 76 गेंद खेली और 65 मिनट का समय लिया। धोनी ने 28 रन, 35 गेंद खेली और 60 मिनट में। संगकारा 78 और 81 गेंद खेली, ठीक है, 60 मिनट का समय लिया। गिलक्रिस्ट ने 36 रन और 32 गेंद खेली, 65। तो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है
कि सबसे बेहतर जो बैट्समैन था वो कौन था, गंभीर। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं इन आंकड़ों से, जो कि हमने टेबल फॉर्म में बना रखे हैं, कि सबसे बेहतर बल्लेबाज एक नंबर पर कौन था, ये सबसे अधिक रन बनाए और 62 गेंदों पर। ठीक है, तो इस इनसे हम ये अनुमान लगाया जा सकता है। स्कोर बोर्ड देखकर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि किस गेंदबाज ने सर्वाधिक मेडन ओवर फेंका और किस बल्लेबाज ने सर्वाधिक रन बनाए। इसके अलावा और भी है, जैसे आपकी कक्षा के शिक्षक द्वारा प्रतिदिन प्रतिदिन शिक्षार्थियों की उपस्थिति एक रजिस्टर में अंकित करते हुए तथा परीक्षा के बाद कक्षा के शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को भी एक रजिस्टर में अंकित करते हुए आपने अवश्य देखा होगा। ठीक है, या समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न और अन्य संचार साधनों में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सभी आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना देते हैं, यानी कि आंकड़ों का हमारा जो यूज है वो सूचना मिलती है हमें उससे। ठीक है, इसी प्रकार आपने अपने दैनिक जीवन में संख्याओं की सारणी के रूप में वस्तु और उनके मूल्य, रेल के आने जाने का समय तथा बस के आने जाने का समय आदि को देखा होगा। ये सारणियाँ हमें आंकड़े या डाटा उपलब्ध कराती हैं। इससे हमें जो मिलता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम आएगी, किस टाइम जाएगी, वो लिखा होता है, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, आने का समय और जाने का समय। तो वो जो पूरी टेबल बनी होती है वो भी एक, उसको हम सारणी कहते हैं या टेबल कहते हैं। ठीक है, और वो जो समय लिखा होता है उसको डाटा कहते हैं या आंकड़े। आंकड़े संख्याओं के वे समूह हैं जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य होता है। मान लो अगर मैं क्लास में हाइट नापी जाए सभी बच्चों की और वो हाइट का एक आंकड़ा हमारे पास इकट्ठा हो, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है। आंकड़ों की विशेषताएं भी होती है कुछ। ठीक है, अब ये अगर ये मान लें कि छात्र के गणित दूसरे छात्र के विज्ञान और तीसरे छात्र के अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों की तुलना हम कर सकते हैं? नहीं। तुलना एक जैसे आंकड़ों की होती है। ऐसा नहीं है कि हमने आंकड़े इकट्ठे करे हाइट के और हम वेट के करें तो उनकी तुलना करें। तुलना जो होती है, अगर हम सभी बच्चों के गणित के ही अंकों का तुलना करेंगे, मान लो 10 बच्चे हैं तो एक के आए 76, एक के 64, एक के 63, तो उन 10 बच्चों का हम बता सकते हैं कि किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। तो आंकड़े जो हैं एक ही प्रकार के, हम उनको बोलते हैं सजातीय आंकड़े। इस प्रकार हम देखते हैं कि सजातीय आंकड़े होने पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कक्षा में ऊंचाई का अध्ययन करना है, तो इसके लिए कक्षा के सभी छात्रों की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी और तभी विश्लेषण करके कोई अनुमान या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक छात्र की ऊंचाई अर्थात केवल एक आंकड़े से ही तुलना नहीं कर सकते। तुलना के लिए आंकड़े सदैव समूह में होने चाहिए। ठीक है, तो जो आंकड़े हम इकट्ठे करेंगे पूरी समूह के करेंगे क्लास के। जो तथ्य संख्याओं में व्यक्त नहीं किए जा सकते उनका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत हम नहीं कर सकते। जैसे मान लो ईमानदारी, मित्रता, चरित्र। क्या हम ये बता सकते हैं कि किसी की ईमानदारी ज़्यादा है, किसी की कम, या उसको कोई नाप तोल के बताया जा सकता? नहीं। ऐसे हम इनका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं करते। अब जो ये आंकड़े प्राप्त करें, मान लो अगर हम कहें कि वेट, आज आपका वेट तोला है तो मान लो 36 किलोग्राम आया है, एक दूसरे विद्यार्थी का आया है 40 किलोग्राम, किसी का 38 किलोग्राम। तो क्या ये सदैव वज़न यही रहेगा? नहीं, ये घटते बढ़ते रहते हैं। अगर हम एक साल बाद इनका अध्ययन करेंगे, एक साल बाद फिर वज़न इनका तोलेंगे, तो हो सकता है जिसका 36 था उसका अब 40 हो चुका हो, या जिसका 38 था उसका 41 हो चुका हो। तो आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आंकड़े सदैव समूह में एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। तो आंकड़ों का संग्रह की बात करें तो जो अब हमने ये बच्चों के जो वज़न तोले हैं या हाइट निकाली है, तो ये
उनको हम एक लिख लेंगे कहीं पर, तो वो संग्रह हो गया। अपनी कक्षा के 10 शिक्षार्थियों की ऊंचाई आप नाप के लिख लें कहीं पर। एक माह में प्रत्येक कार्य दिवस में उपस्थित रहने वाले अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या, ये भी एक आंकड़ा है। ठीक है। अगर हम ये कहें कि शिक्षार्थियों ने स्वयं आंकड़े एकत्रित किए हैं, जैसे शिक्षार्थियों की ऊंचाई ज्ञात करना, दूसरे समूह के शिक्षार्थियों द्वारा स्रोतों के आंकड़े एकत्रित किए गए, जैसे उपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या अपने कक्षा की उपस्थित पंजिका से प्राप्त किए। एक तो ये था कि हमने जो हाइट खुद ही नाप के निकाली सबकी, तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। क्या बोलेंगे? प्राथमिक आंकड़े। और एक ये था कि भाई पहले से ही रजिस्टर्ड में जो अटेंडेंस थी वो हमारे पास उपलब्ध थी, और उस डाटा का हमने किसी दूसरे ने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो उसको बोलेंगे द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक स्रोतों से द्वितीयक स्रोत, जिन स्रोतों से प्रथम बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक स्रोत कहते हैं, तथा जिन स्रोतों से पहले से उपलब्ध आंकड़ों का वांछित आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है, और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। अब आंकड़ों का संकलन, अब आंकड़े तो हमें प्राप्त हो गए। ठीक है। मान लो अगर मैं ये कहूँ कि 10 स्टूडेंट्स से जिनका गणित में प्रदर्शन इस प्रकार से आया, और आपने इसको इस प्रकार से लिख के दे दिया भाई किसी के 50 में से 38 आए, 42 आए, 45 आए, 40 आए, 30 आए, 50 आए, तो इससे कुछ हमें ये नहीं पता चला भाई ये जो 50 आए ये किसके आए, या फिर ये 45 आए ये किसके आए। तो हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, एक सारणी बनाकर या क्या तो टेबल बनाकर। हमने क्या काम करा कि इन्हीं अंकों को हमने बता दिया कि क्रम संख्या डाल दी, नाम डाल दिया, 50 में से प्राप्त अंक बता दिया। और तो अब हम ये देखें, एक तो हम ये देखते हैं कि आशीष के तो आए 50 में से 50, अमिता के 48, मनीष के 45, नीरज के 42, दीप्ति के 40, 5 तो ये हो गए, 5 स्टूडेंट ये हैं। सलमा के 38 आए, रहमान के 32 आए, अजय के 30 और अरमान के 27 और नेहा के 26। तो अब हमें ये जो तरीका है जो सारणी के रूप में लिखना, टेबल के रूप में लिखना, इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हम इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, ना कि इस मेथड को। ठीक है। स्टूडेंट आंकड़ों के अभिलेखन की अगर बात करें तो एक कक्षा के 20 शिक्षार्थियों के दोपहर के भोजन के साथ मिठाई देने की योजना बनाई जाती है। अच्छा, इन हम आंकड़े क्यों इकट्ठे करते हैं, इससे क्या होता है? अगर आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं, इससे हम योजनाएं बनाते हैं आगे के लिए। ठीक है, कि हम क्या चीज़ बच्चों को दें जिससे उनके स्वास्थ्य पर लाभ हो। तो शिक्षक ने शिक्षार्थियों से 4 प्रकार की मिठाई या बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन और जलेबी में से कोई एक मिठाई पसंद करके बताने को कहा। सभी शिक्षार्थियों की मनपसंद मिठाइयों की सूची बनाने का कार्य मॉनिटर को दीपिका को दिया गया। दीपिका ने शिक्षार्थियों के नाम की सूची बनाई और उसके नाम के सामने पसंद की मिठाई का नाम लिख दिया। यह सूची शिक्षार्थियों को उनके पसंद की मिठाई देने में सहायता करेगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि अमिता को क्या पसंद है, बर्फ़ी, अनुराधा को पेड़ा, उमा को बर्फ़ी, प्रीति को पेड़ा, राधा को गुलाब जामुन। तो उस तरह से अब हमें अगर ये आंकड़े मिल गए किसको कितने, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई हमें जितने बच्चे हैं उसमें से कितने तो हमें गुलाब जामुन की व्यवस्था करनी है, कितने बर्फ़ी की और कितने पेड़ा की। तो उससे हमारा ये निष्कर्ष निकल कर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आंकड़े एकत्रित करने में सुविधाजनक तरीके हैं, आइए समझें। एक छात्रावास में 64 छात्र रहते हैं। छात्रावास में प्रत्येक छात्र की रुचि का भोजन देने के लिए एक दिन की भोजन की व्यवस्था बनानी है। यह कार्य मॉनिटर को दिया गया है। मॉनिटर ने जब भोजन रुचियों के नाम एक स्तंभ में लिख कर फिर प्रत्येक छात्र से उसकी भोजन की रुचि पूछकर उसी रुचि के नाम के सामने एक खड़ी लकीर खींच दी, अंकित करके अग्रांकित करके सारणी बनाई है। तो हमने देखा
कि भोज केवल रोटी जो चाहते हैं वो 12 लोग हैं तो हम 12 डंडे खींच देंगे। केवल चावल जिनको चाहिए वो 5 हैं तो 5 डंडे खींच दिए। तो ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। इस तरह से आंकड़ों को प्रदर्शन करने को कहते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, तो मिलान चिन्ह भी कहते हैं। अब ऐसे तो मान लो 500 लिखने हैं तो बड़ा लंबा डाटा बैठ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं बच्चों, इसके लिए हम 4 डंडे से खींच के पाँचों को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें और थोड़ी सुविधा रहे। देख रहे हैं आप। अब उसी डाटे को हमने फिर दूसरी तरह से बनाया टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह। 12 विद्यार्थियों की संख्या दिखानी है जो केवल रोटी चाहते हैं। तो 5 तो यह है, 5 ये और 2 ये। और रोटी और चावल दोनों चाहिए, ऐसे 21 छात्र हैं। तो 5 5 10 15 20 और 1 21। तो इस तरह से हम इसको, दूसरा ये तरीका है मिलान चिन्ह के द्वारा किसी आंकड़े को रिप्रेजेंट करने का। अब अगर हम बात करें कि आंकड़ों की व्यवस्था करना, मान लीजिए कक्षा 6 के 20 विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित विषय में 50 पूर्णांक में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नलिखित दे रखा है। ठीक है, यदि 17 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी को उत्तीर्ण माना जाने के पास माना जाए तो इस प्राप्तांक को देखकर क्या तुरंत यह बताया जा सकता है कि कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और कितने शिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने शिक्षार्थियों ने 30 अथवा इससे अधिक अंक अर्जित किए। ठीक है, तो ये हम इन आंकड़ों को देखकर हम बता सकते हैं। आंकड़े के मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें अवर्गीकृत आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। इससे कोई उद्देश्यगत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इनको व्यवस्थित करना पड़ता है, यानी कि इसको आप टेबल फॉर्म में बनाएंगे। अब अगर व्यवस्थित करना ही है तो करने का कोई सिस्टम होता है, या तो आंकड़ों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे या आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, आंकड़ों का वर्गीकरण। ठीक है, अब आरोही क्रम क्या होता है, अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम क्या है, बढ़ते हुए क्रम को, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखो, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी। अगर दो संख्या एक जैसी हैं तो साथ साथ लिख लो, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। यानी कि आरोही क्रम का मतलब है पहले छोटी संख्या, बाद में बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हम चलते हैं तो उसको आरोही कहते हैं। और अगर इसके उल्टा करें, बड़े से छोटे की तरफ सबसे पहले बड़ा अंक ढूंढो। इन संख्याओं में सबसे बड़ा अंक हमने 45 लिख लिया, फिर उसके बाद 42, फिर उसका 42, फिर 38, फिर 37, फिर 32, 30। तो संख्या अगर छोटी होती चली जाए, पहले सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी होती चले जाए, तो उसको, इस क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। वर्गीकरण, आंकड़ों की संख्या अधिक होने पर उन्हें अवरोही अथवा आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में हम आंकड़ों को निम्नलिखित 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो गुणों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण। गुणों के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार करें भाई, इस वर्गीकरण में वे सब आंकड़े जिनमें एक ही प्रकार के गुण होते हैं एक वर्ग में रखे जाते हैं, जिनमें दूसरे गुण होते हैं दूसरे वर्ग में रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या को हम उनके निवास स्थान के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं भाई, ग्रामीण यानी कि गांव वाले और शहरी शहर वाले। ग्रामीण की संख्या क्या है, मान लो गांव में जनसंख्या किसी प्रदेश में 5 लाख और शहर में जनसंख्या 12 लाख, तो टोटल कितना हो गया 17 लाख। गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण वह रीति है जिनमें संकलित आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। वर्ग अंतराल के, अगर मैं ये कहूँ कि आंकड़े हमारे पास हैं 200 बच्चों के, तो 200 बच्चों को किसी टेबल में रखें। 200 नहीं, हम पूरे स्कूल की बात करें, अगर हम कहें कि 1000 बच्चों के आंकड़े हमें दिखाने हैं तो उनको एक छोटी टेबल में बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या काम करते हैं, उनको वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, वर्गीकरण करके
हम बड़े से बड़े डाटे को भी छोटे से टेबल में हम लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं या अवर्गीकृत आंकड़ों की सारणी भी बना सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा और अब हम प्रश्न करेंगे तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्नों को। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4A। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। ये जो दे रखी संख्या, इनको आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको आंकड़ों को आरोही क्रम में, जो पहला प्रश्न है इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, 10 सदस्यों की संख्या, ये जो दी हुई है 6 8 3 2 4 5 9 7 3 6। अब इनका आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो उसमें सबसे छोटी संख्या मुझे 2 दिखाई दे रही है, तो ये 2 आ गया। और तो दूसरा 2 नहीं है। 3 जो हम देख रहे हैं 2 बार आ गए, तो 3 3 लिख दिया। 4 उससे बड़ा है, उससे बड़ा 5 है। और 6 हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, तो 6 6 और 7, फिर उसके बाद 8 और फिर इसके बाद 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 स्टूडेंट्स, 10 संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लगा दिया है। छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। सबसे पहले, या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सीढ़ी में नीचे से ऊपर की तरफ, या ऐसे ध्यान रखो छोटे से बड़ा, तो आरोही क्रम है। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखिए। ये भी आरोही क्रम में लिखने हैं, ठीक है। तो सीधा आंसर लिखेंगे अब हम। जो दिया हुआ है, चलो पहले लिख लेता हूँ मैं। 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 29 दिया है, 23 दिया है, 25 24 32 37 42 44 9। अब मुझे जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो 2 दे रखी है, तो उसको लिखेंगे आरोही क्रम। तो पहले हमने 2, कोई दूसरा तो है नहीं। फिर इसके बाद 4 दिखाई दे रहा है, 4 भी अकेला ही है। फिर 6 दिखाई दे रहा है, 4 और 6। फिर 8 दिखाई दे रहा है। फिर 9 दिखाई दे रहा है। 9 से बड़ा हमें यहाँ पर 12 मिल रहा है। और 12 के बाद जो दिखाई दे रहा है वो 22 दिखाई दे रहा है। तो 22 के बाद 23, फिर 24, फिर 25, फिर 25 के बाद तो सीधा 32 दिखाई दे रहा है। और 32 के बाद 37 और फिर 44। तो इस तरह से, अच्छा इसमें हमारा 29 रह गया है, तो 29 और लिखेंगे, 29 बीच में। तो इस तरह से छोटे से बड़े की ओर, बड़ा लास्ट में आएगा, छोटा पहले आएगा। इसको बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है इसमें बात कर रहा है ये अवरोही क्रम की। देखिए, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नलिखित दे रखा है। किसी का है 67%, 55%, 57%। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्राप्तांक जो हैं वो है 67, 55, 57, 42, 73, 75,
62, 61, 74, 33। ठीक है। तो अब हम इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब उल्टा क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर 75 है, फिर उसके बाद 74 है, 74 के बाद जो है सबसे बड़ा 67, और 67 के बाद 62, फिर 61, और फिर 57, फिर 55, और 55 के बाद है, अच्छा यहाँ 62 भी है, 62 तो हो गया खैर। 55 के बाद 42, और 42 के बाद 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई छूट गया है, देखते हैं। 75 हो गया, 74 हो गया। अब हमारा ये ध्यान दें कि भाई छूट गया, कौन सा छूट गया। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप या तो कोई मार्क लगा लें इस पर। 75 हो गया, 74 हो गया, अच्छा 67, 67 कहाँ है, ये भी हो गया। 62, 62 हो गया, 61 हो गया, और 57 हो गया, 55 हो गया, 42 हो गया, और 33। तो अब हमारा छुटा कौन सा, 73 छुटा है। तो यहाँ पर ये इससे फ़ायदा होगा, 73 हम यहाँ बीच में लिख लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। आगे देखते हैं। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्डधारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्यों के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। चलिए जी लिखते हैं इसको। तो प्रश्न चौथा है ये। तो जो हमें इसमें आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, किए गए कार्यों की एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या। तो ये जो दिया है वो तो 11 है, 8, 12, 12, 19, 16, 17, 24, 25, 21, 9, 11, 8, 12, 15, 9, 16, 8, 7, 3। इसमें सबसे छोटा हमें 3 नज़र आ रहा है, तो 3 लिख लिया। अवरोही क्रम क्रम 3, और कोई तो नहीं है 3। 3 के बाद इससे बड़ा कौन सा है, 7। अवरोही बनाना है तो पहले सबसे बड़ा उल्टा सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा है 25, 25 एक ही बार है, इसको निशान लगा दो। 24, उसके बाद 21, 21 से छोटा कौन सा है, 19, 19 के बाद 17, फिर 16, 16 दो बार हैं, फिर है 15, और 15, 15 एक ही बार है, ठीक है। 15 से नीचे होगा 11, 11 दो बार है, और फिर
नहीं 15 से 12, 12 भी 2 बार है, तो 12 12 11 11, नहीं 12 3 बार है, एक ये भी है, 12 12 3 बार है। अच्छा 11 हो गया हमारा 2 बार, 11 से नीचे आता है 9, तो 9 आ गया। अब 8 8 2 बार आ रहा है, और 8 तो बल्कि 3 बार है, 7 एक बार है, 3, तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अब यहाँ कहता है याद कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो ऐसे कितने व्यक्ति थे जिन्होंने 10 दिनों से कम काम किया? तो 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 10 दिन से भी कम काम किया। 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति थे। तो इस तरह से आज हमने सीखा आरोही क्रम और अवरोही क्रम में किस प्रकार से हम डाटा को व्यवस्थित करते हैं। चलिए इसको ढंग से करिए सभी बच्चे, और इसके बाद हम अगली से एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।